नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और ये मेरी लॉ की क्लास है जिसमें सिविल जज तो नहीं कह सकते हम, एडीपीओ को, जो आपका मध्य प्रदेश एडीपीओ का एग्ज़ाम आपका 18 दिसंबर 2022 को होने वाला है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को मैं ये क्लास में दे रहा हूँ। तो आज मेरा उसका एक महत्वपूर्ण एक्ट है, इससे आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो वो है आपका मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। तो मध्य प्रदेश गोवध प्रतिषेध अधिनियम 2004, इसको मैंने कोशिश की कि एक ही क्लास में पूरा करूं, लेकिन एक क्लास में पूरा नहीं हो रहा है। तो इसका पार्ट ये फर्स्ट है और कल मैं इसका पार्ट सेकंड बनाऊंगा, तो उसको भी आप देख लें। तो मैं ये आशा करता हूं कि इसमें क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं हमने मुख्य रूप से छांट के लिखा हुआ है। तो पहला तो हम बात करते हैं कि इस अधिनियम में जो है वो धाराएं कितनी हैं। तो इसकी जो अंतिम धारा है वो धारा है 12 का। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें 12 का धारा, अंतिम धारा 12 का है। और इसको अधिनियम को है ना, मध्य प्रदेश का स्पेशल अधिनियम है, और जो मध्य प्रदेश के अधिनियम हैं उनको अनुमति कौन देता है अंतिम रूप से, तो वो राज्यपाल देता है। तो राज्यपाल की अनुमति इस अधिनियम को कब प्राप्त हुई, तो 26 मार्च 2004 को। तो ये डेट आप याद रखिएगा। फिर भारत गणराज्य के 55वें वर्ष में जो है वो ये मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा जो है वो अधिनियमित किया गया है ना, अधिनियमित माने पारित किया गया। और 26 मार्च को इसको जो है वो राज्यपाल की अनुमति मिल गई 2004 में। फिर हम इसमें धाराओं के बारे में बात करते हैं। तो जैसा धारा 1 में समानता होता है, तो इसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 इसका नाम है। और ये इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है, माने संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये लागू होता है। और ये प्रारंभ कब हुआ, इसका लागू होना जो है वो कब से शुरू हुआ, तो 29 मार्च 2004 को। तो इसमें लिखा हुआ है कि गजट में प्रकाशन की तिथि से ये जो है वो लागू हो जाएगा। तो गजट में प्रकाशित हुआ आपका 29 मार्च 2004। तो इसको याद रखिएगा, 29 मार्च 2004 को जो है वो ये लागू हुआ। फिर हम बात करते हैं धारा 2 की। तो धारा 2 में जो है वो परिभाषाएं दी गई हैं। इन शब्दों का उपयोग जो है वो इस अधिनियम में किया गया है। तो उनका क्या मतलब निकाला जाए, इस उद्देश्य से धारा 2 में जो परिभाषाएं दी गई हैं। तो कुछ परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, मैंने लगभग इंपॉर्टेंट परिभाषाएं लिखी हैं। तो ये परिभाषा भी आपकी पूछी जा सकती हैं कि ये धारा 2 के का, खा, गा या किस में दी गई हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। तो पहला है आपका, पहली परिभाषा है आपकी गौमास। तो गौमास का मतलब क्या है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में है ना, गौवंश का अगर वध किया जाता है तो उसका जो मास है वही मतलब है इसका गौमास। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है धारा 2 खा। तो 2 खा में गौवंश की परिभाषा दी गई है। गौवंश इसमें मुख्य शब्द है। तो कहाँ दी गई है गौवंश की परिभाषा, ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है आपका ये। तो धारा 2 खा में दी गई है। और गौवंश में क्या शामिल है क्या शामिल नहीं है, इस तरह क्वेश्चन बनेगा। तो गौवंश में जो गाय के वंशज हैं, है ना, गाय है आपका, और जो गाय में आपका जो नर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सांड बोलते हैं। फिर बैल और गाय के बछड़े। तो गौवंश में सिर्फ इन 4 चीज़ों को शामिल किया गया है। पहला गाय, दूसरा सांड, तीसरा बैल और चौथा गाय के बछड़े, है ना, गाय के बछड़े। फिर अब बात करते हैं धारा 2 गा की। तो 2 गा में सक्षम अधिकारी बताया गया है। तो इसका सक्षम अधिकारी एक महत्वपूर्ण अधिकारी है जो जिसको कई शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो सक्षम अधिकारी जो है वो धारा 2 गा में है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है, राज्य सरकार करती है ना। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार जो है वो इसको नियुक्त करती है। तो पूछ सकते हैं सक्षम अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राज्य सरकार करती है। फिर संस्था की बात कर रहे हैं। तो संस्था में वे सभी संगठन आ जाते हैं जो जिनका उद्देश्य जो है वो गौवंश का कल्याण करना है। तो संस्था में वे सभी संगठन शामिल हैं, संस्थाएं शामिल हैं जिनका उद्देश्य जो है वो गौवंश का कल्याण करना है। और कल्याण करने में जैसे कि, और उस संस्था को जो है वो इस अधिनियम के अधीन जो है वो रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। इस अधिनियम के अधीन जो है वो रजिस्ट्रीकृत संस्था हो जो प्रजनन से लेकर के भरण पोषण, देखभाल, रख रखाव जैसे काम जो है वो करती हो। फिर आगे हम चलते हैं। तो इसमें वध, तो वध का मतलब है इसमें इस अधिनियम के उल्लंघन में गौवंश का वध करना।
माने इस अधिनियम के उल्लंघन में गौवंश, है ना। और गौवंश क्या है हमने बता दिया। गौवंश में आपकी 4 चीज़ें आती हैं, तो इनका वध करना जो है वो वध की परिभाषा में आता है, और वो कहाँ पे है आपका अंगा में, है ना। फिर हम बात करते हैं आपके अंगा का की, तो इसमें परिवहन किया गया है। तो परिवहन मतलब होता है कि जो गौवंश है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, है ना। और ले जाने के माध्यम हो सकते हैं जल से, थल से या वायु से, है ना, या जो यांत्रिक साधन है, या जो हमारे स्वयं से हम ताकत से चलाते हैं, माने हस्त अपने हाथों से इसको चलाते हैं। तो जैसे जल, तो जल में आपका जहाज है, नाव है ना, ये आते हैं आपके। वायु में आपके हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये आएंगे आपके। और तीसरा कौन सा आपका जल थल, थल में, है ना। तो थल में आपका सभी वाहन, जैसे साइकिल, है ना, साइकिल से आप किसी बछड़े को ले जा रहे हैं, तो साइकिल है आपका, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है, डंपर है, बसें हैं, तो इन माध्यमों से जो है वो ले जाना, माने ऐसे परिवहन के साधन जो किसी यंत्र द्वारा चलते हैं या हमारी मानव की शक्ति के द्वारा चलते हैं। जैसे कि चाट बेचने वाले का ठेला, ये भी जो है वो वाहन यान की परिभाषा में आता है। यदि वो इसमें किसी गौवंश को या किसी गाय वगैरह को ले जाकर परिवहन कर रहा है, तो उस पर्पज से जो है वो चाट का ठेला भी जो है वो गौवंश की परिभाषा में आ जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। गौवंश कहाँ गया, संस्था, वध, परिवहन, है ना। फिर हम बात करते हैं पशु चिकित्सा अधिकारी की। तो पशु चिकित्सा अधिकारी में क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा आपका जो है वो धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी। पशु चिकित्सा अधिकारी का मतलब क्या है, धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी। इसकी नियुक्ति कौन करता है आगे हम बताएंगे। फिर आपका बात आता है यान का, है ना। फिर आपका धारा 3 देखते हैं, तो धारा 3 महत्वपूर्ण है। पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति है। पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है या किस धारा में की जाती है, तो धारा 3 में की जाती है। और कौन करता है, तो वो कौन करता है आपका आयुक्त सह संचालक। ये पद है आपका आयुक्त सह संचालक, जो आपका पद कहाँ पे होता है, पशु चिकित्सा सेवाएं, मध्य प्रदेश में ये एक बड़ा पद है, ये आयुक्त सह संचालक। तो पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, राज्य सरकार नहीं करती है, केंद्र सरकार नहीं करती है, या आपका ये दे देगा पशु चिकित्सा अधिकारी या आयुक्त, है ना। तो कौन करता है, आयुक्त सह संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं मध्य प्रदेश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और कितने व्यक्ति नियुक्त किया सकते हैं, तो आपका अनुसार 1 या अधिक व्यक्तियों को जो है वो पशु चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। तो नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति देख लीजिए, आयुक्त सह संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं मध्य प्रदेश, है ना। ये एक संगठन है, मध्य प्रदेश का एक कह सकते हैं कार्यालय है ये। तो इसका जो पदाधिकारी होता है आयुक्त सह संचालक, ये करता है। चलिए अगली हम धारा देखते हैं, धारा 4 गौवंश के वध का प्रतिषेध। तो धारा पूछ सकता है कि कौन सी धारा जो है वो गौवध का प्रतिषेध करती है, माने गौवध पर जो है वो रोक लगाती है। तो कौन सी धारा आपकी, धारा 4 है। तो इसमें 4 बातों कहा गया है, कोई वध नहीं करेगा गौवंश का, ना ही करवाएगा, और वध के लिए देगा, ना ही वध के लिए देगा, और ना ही किसी को दिलवाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई गौवंश है और हम ऐसे व्यक्ति को विक्रय करते हैं जिसका उद्देश्य जो है वो उसका वध करना है ना, या किसी बूचड़ खाने वाले को हम देते हैं, तो ये भी जो है वो अपराध होगा। और किस धारा में आएगा, धारा 4 में आएगा, है ना। और धारा 5 देखते हैं, तो गौमांस रखने और उसके परिवहन का प्रतिषेध। तो धारा 5 में जो गौमांस है ना, जो गौवंश को मार करके जो मांस प्राप्त किया गया है उसको जो है वो अपने कब्जे में रखना या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना, यानी परिवहन करना, ये भी जो धारा 5 में अपराध घोषित किया गया है। चलिए हम अगली धारा देखते हैं। अगली धारा आपकी 6 है, तो वध के लिए गौवंश के परिवहन का प्रतिषेध, है ना। तो धारा 6 जो है वो वध के लिए किसी गौवंश को जो है वो परिवहन करने के लिए जो उस पर रोक लगाती है। और यहाँ परिवहन का मतलब है राज्य के भीतर या राज्य के बाहर, राज्य के भीतर या राज्य के बाहर। माने कोई अगर रीवा से और इलाहाबाद ले जाता है किसी गौवंश को, जैसे कोई गाय है, बछड़े हैं, कोई सांड है, बैल है, तो वो आपका जो है वो इस धारा के अधीन उस पर रोक लगाई गई है। फिर धारा 6 का, ये जोड़ी गई हैं धाराएँ, तो धारा 6 का में गौवध के निर्यात का प्रतिषेध और अनुज्ञा पत्र मंजूर किया जाना।
तो गौवध के निर्यात, यहाँ पे निर्यात का मतलब है कि मध्य प्रदेश से बाहर ले जाना, मध्य प्रदेश से बाहर ले जाना, इस धारा के अधीन जो है निर्यात की परिभाषा में आता है। जनरली हम लोग निर्यात के लिए क्या यूज करते हैं कि भारत के बाहर ले जाना, है ना, लेकिन इस परिभाषा में जो है वो मध्य प्रदेश के बाहर किसी स्थान में ले जाना जो है वो निर्यात है। और परिवहन का अनुज्ञा पत्र, है ना, लाइसेंस, है ना, अगर किसी को इस तरह का परिवहन करना है, जैसे कृषि प्रयोजनों के लिए करना है या कृषि जुड़े हुए सहायक प्रयोजनों के लिए परिवहन करना है किसी गौवंश का, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जो परिवहन करना चाहता है वो कहाँ आवेदन करेगा लाइसेंस के लिए, है ना, उसको अनुज्ञा पत्र या लाइसेंस लेना होगा। तो कहाँ आवेदन करेगा? सक्षम अधिकारी को, है ना, किसको आवेदन करेगा? सक्षम अधिकारी को। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि अनुज्ञा पत्र के लिए, परिवहन के अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? सक्षम अधिकारी को। और इसमें कुछ डेट भी दी गई हैं, जैसे कि सक्षम अधिकारी को अगर आवेदन किया गया है तो वो कितने दिन के अंदर, है ना, उस अनुज्ञा पत्र जो आवेदन किया गया उस पर निर्णय लेगा, है ना, या तो उसको मंजूर कर सकेगा या उसको जो है वो अस्वीकार कर सकेगा। तो कितने दिन के अंदर लिखा हुआ है? 7 दिन के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि 7 दिन के अंदर अनुज्ञा पत्र पर जो है विचार करना आवश्यक होगा। जो भी निर्णय लेना है 7 दिन के अंदर निर्णय ले ले। अब मान लीजिए कि सक्षम अधिकारी ने अनुज्ञा पत्र आपका निरस्त कर दिया, अनुज्ञा आपको नहीं दी, अनुज्ञा मतलब लाइसेंस जैसा हमने बताया, तो फिर वो कहाँ पे आवेदन कर सकता है लाइसेंस के लिए? तो वो कितने दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 दिन, है ना। तो ये लिखा हुआ है 30 दिन के भीतर, है ना, 30 दिन के भीतर जो है वो संभागीय आयुक्त, है ना, संभागीय आयुक्त जो संभाग में होता है आपका, उसको जो है वो आवेदन कर सकता है। और ऐसा संभागीय आयुक्त जो है वो आवश्यक विचार करने के बाद या तो अनुज्ञा दे सकता है या अनुज्ञा देने से मना कर सकता है। तो इस प्रकार से वो जो उसका आदेश होता है, वो जो आदेश कैसा होता है, उसका आदेश जो है वो कैसा होगा? अंतिम होगा, है ना। और किसी भी सिविल न्यायालय में उसको जो है प्रश्नगत या चुनौती नहीं दी जा सकती है। चलिए अगला हम देखते हैं धारा 6 का। तो धारा 6 का मध्य प्रदेश से होकर गौवंश का परिवहन करना, है ना, माने गौवंश कहीं यूपी का गौवंश से कोई इलाहाबाद से है ना, रीवा होते हुए और रायपुर ले जा रहा है, रायपुर छत्तीसगढ़ ले जा रहा है, तो इस चीज़ों पर भी जो है धारा 6 का जो है वो रोक लगाती है। माने कि कोई भी गौवंश किसी अन्य राज्य से मध्य प्रदेश से होकर के जो है वो नहीं गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। अगर ऐसा गुजरता है तो उसके ऊपर जो है वो हमारा एक्ट ये लागू होगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगला हम देखते हैं धारा 7। तो ये भी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो गौ कल्याण के लिए जो है वो समर्पित हैं। तो राज्य सरकार पर एक दायित्व सौंपा गया है कि राज्य सरकार का एक कर्तव्य है कि जो गौ कल्याण से संबंधी जो कल्याणकारी संस्थाएं हैं उनको जो है वो सुदृढ़ करे, मजबूत करे, है ना, और उनके सुदृढ़ करने की दिशा में जो है वो समय समय पर जो है वो प्रयास करे। तो कौन प्रयास करे, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन प्रयास करेगा? राज्य सरकार करेगा, है ना। तो गौवंश के कल्याण से जुड़ी संस्थाओं को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? राज्य सरकार को दी गई है। किस धारा में? धारा 7 में। फिर हम बात करते हैं धारा 8 की, प्रभारों का उद्ग्रहण। तो इस तरह की जो गौवंश कल्याण संस्थाएं हैं तो एक काम ये भी करती हैं कि कोई जानवर अपंग है, बूढ़ा है या रोग ग्रसित है ना, जिसके मालिक ने उसको छोड़ दिया है, तो ऐसे जानवरों को क्या करती हैं? वो उनका रखरखाव भी करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, रखरखाव करती हैं, भरण पोषण करती हैं। तो इसमें एक प्रावधान ये दिया गया है धारा 8 में कि जो भी ऐसी कल्याणकारी संस्था है उसका जो प्रमुख है, प्रभारी है, तो वो ऐसे जानवरों, है ना, ऐसे जानवरों के जो स्वामी हैं, ऐसे जानवरों के जो स्वामी हैं उनसे जो है वो नियमानुसार, है ना, नियमानुसार जो है वो क्या कर सकता है? प्रभार, है ना, जो खर्चा होते हैं उसको जो है वो उद्ग्रहण कर सकेगा, उसको उद्ग्रहण कर सकेगा। फिर अगला हम धारा 9 लेते हैं। तो धारा 9 में शास्ति संबंधी प्रावधान है, और शास्ति थोड़ा सा कठिन शब्द है, शास्ति मीन्स होता है दंड, है ना। तो पूरे अधिनियम में हम देखते हैं तो दंड संबंधी प्रावधान कहीं नहीं है, केवल धारा 9 में दंड संबंधी प्रावधान है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि दंड संबंधी या शास्ति संबंधी प्रावधान जो है वो इस अधिनियम की किस धारा में है? तो किस धारा में है? धारा 9 में। किस धारा में है? धारा 9 में है। और इसमें 2 तरह के दंड दिए गए हैं। एक तो धारा 4 का उल्लंघन। धारा 4 हमने ये बताई है यहाँ पे कि गौवंश का गौवंश के वध का प्रतिषेध, माने कोई वध नहीं करेगा, ना ही करवाएगा, ना ही वध के लिए देगा, माने बेचेगा, और ना ही किसी से दिलवाएगा। तो अगर धारा 4 का उल्लंघन होता है तो सज़ा क्या है? तो सज़ा जो है वो 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष तक का कारावास, जो कहाँ तक हो सकेगा? 7 वर्ष तक हो सकेगा, है ना।
और जुर्माना जो कम से कम कितना हो सकेगा, 5,000 हो सकेगा। फिर अधिक से अधिक जो है न्यायालय डिसाइड कर सकता है। तो कम से कम 5,000 जुर्माना और कम से कम 1 वर्ष का कारावास। लेकिन कारावास जो है वो अधिकतम कितना हो सकता है, 7 वर्ष तक। तो इसको याद रखना है, एक पहला दंड है। दूसरा आपका धारा 5, धारा 6, धारा 6 का और धारा 6 खा, यदि इनका उल्लंघन करता है तो धारा 5 आपकी ये है, धारा 6 ये है, धारा 6 का और धारा 6 खा। तो यदि कोई इसका उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए दंड क्या होगा, चलिए उसके लिए दंड देखते हैं। तो उसके लिए दंड उल्लंघन है 6 मास का, कम से कम 6 मास का कारावास, जो अधिकतम कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, 3 वर्ष तक, जो अधिकतम कितना हो सकता है, 3 वर्ष तक, और कम से कम 5,000 रुपये जुर्माना, कम से कम 5,000 रुपये का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। तो इस धारा से क्वेश्चन बनेंगे आपके, बन सकते हैं कि धारा 9 में जो है दंड संबंधी प्रावधान है, शास्ति संबंधी प्रावधान है, धारा 4 के उल्लंघन में ये दंड है, और धारा 5, 6 का और 6 खा के उल्लंघन में ये दंड है। तो जुर्माना दोनों में 5,000, कम से कम 5,000 जुर्माना है। दंड में थोड़ा सा अंतर है, तो धारा 4 के उल्लंघन में सबसे अधिक दंड है, 1 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक, और धारा 5, 6 का और 6 खा, इसके उल्लंघन में दंड कितना है, कम से कम 6 मास, अधिक से अधिक 3 वर्ष, और जुर्माना हमने वैसा बताया जैसा ऊपर लिखा हुआ है, 5,000 रुपये तक जुर्माना। फिर हम बात करते हैं धारा 10 की, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। तो धारा 10 में क्या कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन जो भी अपराध हैं, इस अधिनियम के अधीन जो भी अपराध हैं वो कैसे होंगे, संज्ञेय होंगे, है ना। संज्ञेय माने गंभीर माने जाएंगे, और उनमें जमानत नहीं होगी, है ना, तो वो अजमानती होंगे। तो इस अधिनियम के अधीन किए गए सभी अपराध जो है वो कैसे होंगे, संज्ञेय और अजमानती, संज्ञेय और अजमानती। इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। फिर चलिए अगला हम देखते हैं धारा 11। तो धारा 11 में जो है प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण की शक्ति जो है वो दी गई है। माने किसी स्थान में यदि ये शंका है कि इस स्थान में इस अधिनियम के उल्लंघन में कोई अपराध हो रहा है ना, तो कुछ लोगों को, कुछ अधिकारियों को, किनको दी गई है वो हम बताएंगे। तो वो उस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं, उस स्थान में जो तलाशी ले सकते हैं, और ऐसी कोई अगर आपराधिक चीज़ पाई जाती है, जैसे गौमांस मिलता है, तो उसको जो है वो अपने कब्जे में ले सकते हैं, माने कि क्या कर सकते हैं, अभिग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसा कौन कर सकता है ना, ऐसा कौन कर सकता है, धारा 11 में ऐसा कौन कर सकता है, तो लिखा हुआ है सक्षम अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। माने सक्षम अधिकारी कर सकता है ये काम, या उसके द्वारा कोई किसी व्यक्ति को उसने प्राधिकृत कर रखा है तो वो कर सकता है। फिर यहाँ पे एक बात और लिखी है कि मान लीजिए कोई ऐसा वाहन है जिसमें गौवंश का जो है वो आपराधिक उद्देश्य से इस अधिनियम के उल्लंघन में जो है परिवहन हो रहा है, तो ऐसे यान को कौन रोक सकता है और कौन जो है उस यान को जो है वो अपने कब्जे में ले सकता है। तो कौन है, हमने बताया था, तो पुलिस अधिकारी में कौन है, हेड कांस्टेबल माने हवलदार, या उससे उच्च श्रेणी के पुलिस अधिकारी, हवलदार या उससे उच्च श्रेणी के पुलिस अधिकारी, या सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति जो है वो किसी भी ऐसे गैर कानूनी यान को जो है वो रोक सकता है और उसकी तलाशी लेकर के, और उसमें जो अगर इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं तो उसको अपने कब्जे में ले सकता है। इसी प्रकार से उस पूरे यान को ही जो है वो कब्जे में ले सकता है, तब तक सुरक्षित रखे जब तक कि न्यायालय का फैसला जो है ना आ जाए। तो यही धाराएं थीं, और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कोशिश तो आज हमारी थी ये कि हम आज ही कंप्लीट कर दें, लेकिन आज कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो हम कल की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारा ये पार्ट फर्स्ट है, कल की क्लास आप ज़रूर देखें, निसंदेह रूप से आपको फ़ायदा होगा। चलिए अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।